हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रिपरेशन फॉर। आपके अपने चैनल प्रिपरेशन फॉर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस सामान्य विज्ञान पार्ट 31। आज एक क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। खेजड़ी का वनस्पतिक नाम क्या है? तो खेजड़ी का वनस्पतिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो यह लेग्यूमिनोसी परिवार का वृक्ष है। खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहते हैं। इसकी फली को सांगरी कहते हैं, जो सुखाकर सब्जी के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसकी पत्तियां लूम चारे के रूप में प्रयुक्त होती हैं। खेजड़ी को सिंधी में छोंकड़ा, पंजाबी हरियाणवी में जांटी, कन्नड़ में बन्नी, तमिल में पेयमय, बंगाली में साई गांच आदि कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष में जल संरक्षण और भूक्षारण रोधक क्षमता होती है। यह रेत में भी उग सकता है। यह सदाबहार वृक्ष है। भारत सरकार ने 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट जारी करके इसके महत्व को क्या किया? स्वीकार किया। इसे वंडरफुल ट्री या भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो रोहिड़ा को राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1983 में राज्य पुष्प घोषित किया गया। रोहिड़ा मरुस्थल का सागवान, मारवाड़ टीक आदि नामों से लोकप्रिय है। राज्य पुष्प रोहिड़ा को राजस्थान की मरुशोभा कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम टिकांग मेला अंडलेटा क्या है? टिकांग मेला अंडलेटा है। यह मुख्यतः राजस्थान के थार मरुस्थल और पाकिस्तान में पाया जाता है। रोहिड़ा का वृक्ष राजस्थान के शेखावटी व मारवाड़ अंचल में इमारती लकड़ी का मुख्य स्रोत है। यह मारवाड़ टीक के नाम से भी जाना जाता है। यह गिनिएसी परिवार के टेकोमेला वंश का क्या है? वृक्ष है। रोहिड़ा रेतीली मिट्टी में उगने वाला वृक्ष है। इसमें सूखा सहन करने की विलक्षण क्षमता है। रोहिड़ा की लकड़ी बहुत मजबूत, कठोर व टिकाऊ होती है और इस पे नक्शीकरण का काम भी बहुत सरलता से किया जा सकता है। रेत के थोरों के स्थिरीकरण के लिए यह रोहिड़ा वृक्ष बहुत उपयोगी है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गोडावड़ की ऊंचाई कितनी होती है? तो गोडावड़ की ऊंचाई 1 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो नर गोडावड़ की लंबाई लगभग 110 से 120 सेंटीमीटर और मादा गोडावड़ की लंबाई लगभग 92 से 95 सेंटीमीटर होती है। नर गोडावड़ का वजन 8 से 15 किलोग्राम जबकि मादा का 2.5 से 6.75 किलोग्राम तक ही होता है। गोडावड़ अपनी भारी वजन के कारण ज़्यादा दूर तक उड़ान नहीं भर पाता, लेकिन दौड़ने और छलांग लगाने में तेज होता है। इसकी चाल व खान पान का तरीका राजसीय होता है। सुबह व शाम ही क्या करता है? फीडिंग करता है या खाना खाता है। नर का अपना क्षेत्र होता है। यह पक्षी शर्मीला है, घोंसला नहीं बनाता। घास के मैदान में मादा अंडे देती है। एक बार में 2 से 5 अंडे देती है। इसे सोहन चिड़िया भी कहते हैं। किसको? गोडावड़ को सोहन चिड़िया भी कहते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावड़ राजस्थान के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,
कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक संख्या में यह राजस्थान में ही पाया जाता है। इसका गोडावड़ का वैज्ञानिक नाम आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स है। क्या है? आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स है इसका वैज्ञानिक नाम। इसे अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बर्ड्स कहते हैं। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। महाधमनियां अशुद्ध रक्त किस में ले जाती हैं? तो महाधमनियां अशुद्ध रक्त पल्मोनरी में ले जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। इससे रिलेटिव जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो पल्मोनरी महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी और मुख्य धमनी है। शरीर में रक्त परिवहन धमनी और शिराओं के माध्यम से संपन्न होता है। शिराएं जहां शरीर से अशुद्ध रक्त शुद्ध करने के लिए हृदय में ले जाती हैं, वहीं धमनियां हृदय द्वारा शुद्ध किए गए रक्त को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। परंतु पल्मोनरी शिराएं फेफड़े से शुद्ध रक्त बाएं बालिंद में पहुंचाती हैं तथा पल्मोनरी महाधमनी फेफड़े में अशुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य करती है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस हार्मोन्स की कमी से शारीरिक वृद्धि रुक जाती है? तो सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स की कमी से शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स की कमी से व्यक्ति बौना या नाटा रह जाता है। सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स शारीरिक वृद्धि विशेषतः हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करती है। इसकी अधिकता से भीमकायत्व एवं एक्रोमिगली नामक विकार उत्पन्न होते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे व्यक्ति की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब देख लेते हैं थायरोट्रॉपिक हार्मोन्स। तो थायरोट्रॉपिक हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि की वृद्धि एवं श्रवण क्रिया को प्रेरित करता है। अब देखते हैं एड्रीनोट्रॉपिक हार्मोन्स। तो एड्रीनोट्रॉपिक हार्मोन्स की कमी से एड्रीनल ग्रंथि भी नष्ट हो जाती है। अब देख लेते हैं ल्यूट्रिनाइजिंग हार्मोन्स। ल्यूट्रिनाइजिंग हार्मोन्स स्त्रियों में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्ट्रोजन नामक हाइड्रोजन के श्रवण तथा अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? तो हार्मोन्स वाहिनीहीन ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो हार्मोन्सों का श्रावण सामान्यतः वाहिका विहीन ग्रंथियों द्वारा अथवा ऊतकों द्वारा होता है। ये एक विशेष प्रकार के रसायन होते हैं जो क्या सीधे रक्त में मिलकर शरीर के सारे भागों में परिसंचरित होते हैं, परंतु इनका प्रभाव कुछ विशेष लक्ष्यीय कोशिकाओं पर ही होता है। हार्मोन्स मुख्यतः प्रोटीन या स्टेरॉयड होते हैं तथा प्रत्येक हार्मोन्स का कार्य अलग अलग होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां इनका श्रवण लगातार करती रहती हैं, परंतु शरीर की आवश्यकता अनुसार इनकी मात्रा निर्धारित होती है। इनका रक्त में कम या अधिक होना दोनों ही हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो जठर रस में रेनिन, जठर पाइपेज, पेप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, उपयुक्त सभी। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो जठर रस में पाए जाने वाले ये एंजाइम पाचन क्रिया में मदद करते हैं। जठर रस आमाशय में रहने वाला एक एसिड होता है जिसे गैस्ट्रिक एसिड भी कहा जाता है। इसी एसिड में खाए हुए पदार्थ तरल पदार्थ में बदल जाता है और वह
हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो उस समय खाया हुआ खाना छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं होता, तभी जठर रस उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, बंटवारा करके उन्हें तरल पदार्थ में बदल देता है और फिर उसे हमारी छोटी आंत में फैला देता है, जिससे क्या होता है, जिससे शरीर की कोशिकाएं सभी प्रकार के न्यूट्रिशंस लेने लगती हैं। इसके अलावा खाने के साथ गए बैक्टीरिया या रोगों के जीवाणु को भी मार देता है। कौन? जठर रस, जिसके कारण किसी प्रकार का रोग भी नहीं होता। इस तरह ये सभी कार्य जठर रस आमाशय में रहकर करता है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जठर रस किसे पचाता है? तो जठर रस केवल प्रोटीन को पचाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इनसे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो आमाशय की भीतरी सतह पर विद्यमान ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है। इस जठर रस में पाचन में सहायक कुछ एंजाइम हैं, जैसे पेप्सिन तथा रेनिन पाए जाते हैं। साथ ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है। पेप्सिन मुख्य रूप से प्रोटीन को प्रभावित करता है। इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप प्रोटीन प्रोटीओजन पेप्टोन्स में बदल जाती हैं, जिससे इसका पाचन एवं शोषण सरल हो जाता है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य हार्मोन्स का उत्पादन करना होता है, जो थायराइड, एड्रेनल ग्रंथियों, अंडाशय और वृषण सहित शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नियंत्रित करता है। कौन? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि एक छोटे से मटर के आकार की ग्रंथि होती है, जो आंखों के पीछे और मस्तिष्क के सामने नीचे की ओर स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि से कई प्रकार से प्रभावित और नियंत्रित करते हैं। किसको? पिट्यूटरी ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का सिरमौर होने के कारण ही मास्टर ग्रंथि की संज्ञा इसे इसको पिट्यूटरी ग्रंथि को दी जाती है। इसमें प्रोलैक्टिन, पिट्यूटरी ग्रंथि में प्रोलैक्टिव, ऑक्सीटोसिन, वैक्सीन तथा ग्रोथ हार्मोन्स आदि प्रमुख हार्मोन्स हैं, जिसका स्राव पीयूष ग्रंथि करती है। इससे रिलेटेड जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आज एक क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर रेशम कीट पालने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो कच्चा रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालन रेशम उत्पादन या रेशम कीट पालन कहलाता है। विश्व में रेशम का प्रचलन सबसे पहले चीन में हुआ था, इसलिए वर्तमान में चीन प्राकृतिक रेशम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत दूसरे नंबर पर आता है। भारत में हर प्रजाति का रेशम पैदा किया जाता है। रेशम उत्पादन की पहली प्रक्रिया में रेशे के कीड़ों को पाला जाता है। रेशम के कीड़े का जीवन काल 2 माह का होता है। उसी अल्प अवधि में यह 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसकी पहली अवस्था अंडा, दूसरी लार्वा, तीसरी प्यूपा और चौथी कीड़ा के रूप में होती है। रेशम के कीड़े का उत्पादन 2
मुख्य कार्यों हेतु किया जाता है। पहला कार्य आगामी फसल प्राप्त करने हेतु कीड़ों को तैयार किया जाता है और दूसरा रेशम प्राप्त करने के लिए। इससे रिलेटेड इतनी ही जानकारी दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।